So good morning everyone. Today we will be seeing the frog developmental biology, जो कि एक important topic है हमारा CSIR में. एवरी ईयर देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस जो कि फ्रॉग की डेवलपमेंटल बायोलॉजी से मिल जाते हैं एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, सो वी विल ट्राई टू कवर इट ईजिली, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉग के बारे में कि इसकी फर्टिलाइजेशन का क्या सिनेरियो होता है. तो हमें पता है कि जो फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन होती है ये एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन को ऑप्ट करता है, राइट. एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करता है, वाटर में करता है, एग और स्पर्म वाटर में जाके मीट करते हैं. अब अगर हमें इसकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझनी है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एग से, राइट. तो अगर मैं इसकी एग की बात करूं सो दिस इज़ अ मीज़ोलेसिथल एग. अब मीज़ोलेसिथल का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि अगर मैं एग्स को डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ योक कंटेंट तो उस बेसिस पे मेरे पास आइसोलेसिथल एग्स होते हैं, माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं, ठीक है, मीज़ोलेसिथल एग्स होते हैं और हम बोल सकते हैं कि मैक्रोलेसिथल एग्स होते हैं. अब आइसोलेसिथल एग्स तो वो होते हैं जिनमें योक का कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, माइक्रो में बहुत कम कंटेंट होता है. अगर हम मीज़ो की बात करें तो वहाँ पे मॉडरेट कंटेंट होता है, जो मैक्रो होता है उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, ठीक है. तो मीज़ोलेसिथल का मतलब कि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक आपको देखने को मिलेगा. अब जहाँ पे योक होता है वहाँ से क्लीवेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ योक. तो योक को एक्सक्लूड करके जो भी पैटर्न उसको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्लीवेज करता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे एग ले लूँ तो इस एग में सपोज दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे योक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट. तो जिस साइड पे मुझे योक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी ये वाला जो एरिया होगा, नाउ दिस एरिया वी विल से हेयर योक की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इस एरिया को हम बोल देते हैं वेजिटल पोल. तो वेजिटल पोल हमारा वो वाला पोल होता है जिस साइड पे योक का अमाउंट ज़्यादा होता है. ऐसे ही हमारे पास जो एनिमल पोल है वो हमारा वो वाला पोल होता है जहाँ पे योक का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है. सो अगर मैं फ्रॉग के एग की बात करूं तो फ्रॉग के एग में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है योक की, जिसमें हमने देखा कि एक साइड पे योक का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो वाली साइड हमारी होती है वेजिटल पोल, और दूसरी वाली साइड पे योक का अमाउंट कम होता है, वो वाली साइड हमारी होती है एनिमल पोल, राइट. तो ये एसिमेट्री हमको बहुत आसानी से देखने को मिलती है. अब अगर कलर की बात करें कि आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो तो यू विल सी कि जहाँ पे योक का कंटेंट ज़्यादा होता है वो वाला एरिया लिटिल येलो होता है, लिटिल डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन जो दूसरा होता है हमारा टॉप वाला एरिया जिसको हम एनिमल पोल बोलेंगे, तो जैसे कि ये वाला एरिया आपको येलो दिखेगा और ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क कलर में दिखेगा, ठीक है, और योक वाला एरिया थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस में दिखेगा, ठीक है. तब उसके बाद जैसे कि हमने अब बात कर ली कि इसमें क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है, ठीक है. तो ये हमारा वेजिटल पोल हो गया, ऊपर वाला हमारा डार्क वाला रीजन हमारा एनिमल उसका हो गया, और ये जो सेंटर में मैंने बनाया है दिस इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सिम्बलाइज़ किया है हमने. अब उसके अलावा हमें पता है कि अगर मैं प्रॉपरली एग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक प्रॉपर एग का स्ट्रक्चर देखूं तो वो कैसा होता है. तो सबसे पहले सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है. ये हमारी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर आगे एक और लेयर को सीक्रेट करेगी और ये वाली लेयर हमारी कौन सी होती है, दिस इज़ द विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन हमें पता है कि स्पीशीज़ इंटरैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इससे स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बीच में बॉन्डिंग जो है वो पता लगती है कि सेम स्पीशीज़ का ही एग है या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ का एग है. विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद जो उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन आती है वो वाली मेम्ब्रेन हमारी होती है, दिस इज़ आर दिस मेम्ब्रेन, दिस इज़ नोन एज एग जेली भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमन कि कैसे हमारा जो सारा एग का स्ट्रक्चर है वो होता है, ठीक है. और इसी एरिया में अगर मैं आपको एनिमल हेमिस्फीयर दिखाऊं तो ये वाला एरिया आप मान लीजिए यहाँ जहाँ पे आपको योक की अपीयरेंस दिख रही है ये आपका योक वाला एरिया हो गया, और इसको हम बोल देंगे कि ये है हमारा वेजिटल पोल, और ऊपर वाला पोल जहाँ पे आपको योक का कंटेंट नहीं मिलता वो वाला हमारा एरिया हो गया एनिमल पोल, ठीक है.
तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हमने क्लीवेज के पैटर्न के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब हमने मेनली करना क्या है, जब भी हम फ्रॉग की डेवलपमेंटल बायोलॉजी करते हैं या फिर किसी की भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी करते हैं, हमने क्या करना है, हमने एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, ठीक है। तो जो भी हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, दिस इज़ बेस ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस कैसे बनती है, ठीक है। इसी को हम देखते हुए देखेंगे कि वेंट्रल और डॉर्सल तो चलो बन ही रही है, इसमें हम देखेंगे कि एक्टोडर्म कैसे फॉर्म हो रहा है, मीज़ोडर्म कैसे फॉर्म हो रहा है और इंडोडर्म कैसे फॉर्म हो रहा है। तो फ्रॉग की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इन दोनों को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और इन दोनों के बेसिस पे, अब ये तो हमें पता ही है कि एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म गैस्ट्रुलेशन के बाद मोस्टली सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। एक्टोडर्म से हमें पता है कि आपके नेल्स वगैरह हो गए, देन हेयर हो गए, आउटर लेयर हो गई। मीज़ोडर्म से हमें पता है गोनाड्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं, देन बोन्स बनते हैं। एंडोडर्म से इंटेस्टाइन वगैरह ये सारी चीज़ें, इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। तो मेनली सारा कुछ इन्हीं तीनों के अराउंड रिवॉल्व करता है। और अगर हमने ये दोनों एक्सिस को परफेक्टली बना लिया, देन इट मीन्स कि हमारी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो वी नीड टू मेड फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट्रल एंड डोर्सल एक्सिस, और उसके बाद हम तीनों लेयर्स को बनाना देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस। अब डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस कैसे बनेंगी, अब उसके लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये हमारा हो गया एग, ठीक है। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस वन, ये हमारा कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है। अगर आप एग का स्ट्रक्चर देखोगे फ्रॉग का, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, ठीक है। तो ये वाला एरिया मैंने बताया आपको वेजिटल पोल है, ये वाला एरिया हमने बताया एनिमल पोल है। दिस इज़ नथिंग बट अ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं कि योग का, तो यहाँ पे आपको योग का कंटेंट देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया योगी वाला एरिया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसलिए हमारा वेजिटल पोल है और ये वाला एरिया हमारा एनिमल पोल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज़ योर क्लियर साइटोप्लाज्म, राइट, एंड दिस इज़ योर क्लियर साइटोप्लाज्म एंड दिस इज़ योर pigmented cortical cytoplasm, राइट। अब ये है आपका इनर साइटोप्लाज्म, नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा कि जैसे स्पर्म की एंट्री होगी, तो जिस साइड पे आपके स्पर्म की एंट्री होती है, सो स्पर्म की एंट्री वाली जो साइड होती है, वो वाली साइड हमारी बना देती है वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जिस साइड पे स्पर्म की एंट्री हो रही है, यू कैन सी हियर, तो ये वाली साइड हमारी कौन सी बन गई, ये वाली साइड हमारी वेंट्रल एक्सिस बन गई। और उसके जो ऑपोजिट वाली साइड होती है, ये हमारी बन जाती है डॉर्सल साइड। उसके अलावा हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि तो स्पर्म की एंट्री किधर हो रही है, स्पर्म की एंट्री जहाँ पे हो रही है वो वेंट्रल पोल बन रहा है। और एक और चीज़, स्पर्म की एंट्री हमेशा एनिमल पोल वाली साइड पे होगी, ठीक है, एनिमल हेमिस्फीयर वाली साइड पे होगी। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट हमारा क्या बना देगा, डॉर्सल एक्सिस बना देगा। अब उसके बाद हमने क्या देखना है कि अब इसमें क्या डिफरेंस आया है, ये एग स्पर्म की एंट्री के बाद कैसा हो जाएगा। So this is the circle, ये आपका इनर वाला हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एरिया है, ये जो आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है ना, वो 30 डिग्री आगे शिफ्ट कर जाएगा। दिस कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म विल शिफ्ट 30 डिग्री। तो पहले क्या था, पहले आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, अब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। अब हमने देखा कि इधर वाली साइड 30 डिग्री से ये नीचे और आ गया, शिफ्ट कर गया स्पर्म की एंट्री के बाद। तो ये जो हमारा रीजन बनता है ना, ये खाली रीजन जहाँ पे ये शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। अब ग्रे क्रीसेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में जब गैस्ट्रुलेशन होनी होगी, गैस्ट्रुलेशन हमें पता है मूवमेंट जिसके थ्रू हमारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती हैं, तो ये वाले पॉइंट से हमारी गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट होगी। तो ये वाले पॉइंट से हमारी गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट होगी और इसको हमने क्या बोला है, दिस इज़ योर ग्रे क्रीसेंट। सो ग्रे क्रीसेंट इज़ द एरिया वेयर गैस्ट्रुलेशन विल बिगेन। सबसे पहली क्लीवेज हुई, सबसे पहली क्लीवेज में क्या हुआ कि ये जो आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म था, ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म 30 डिग्री रोटेट कर गया रिलेटिव टू द इंटरनल। ये आपका हो गया इंटरनल साइटोप्लाज्म, राइट। तो इंटरनल साइटोप्लाज्म के रिलेटिवली जो बाहर वाला कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म था वो 30 डिग्री रोटेट कर गया। और अब जो गैस्ट्रुलेशन है वो कहाँ से बिगेन होगी, वो ग्रे क्रीसेंट रीजन से बिगेन होगी, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, जहाँ पे आपकी स्पर्म की एंट्री हो रही थी, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब इसके बाद आपको क्या मिल गया, अब इसके बाद आपको आपकी दोनों एक्सिस मिल गई, राइट। सो नाउ वी हैव आवर बोथ एक्सिस। एक एक्सिस हमारी कौन सी मिल गई, हमें डॉर्सल साइड मिल गई, एक हमें मिल गई हमारी वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड कौन सी मिली, जहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई। स्पर्म की एंट्री भी कहाँ पे हुई, एनिमल हेमिस्फीयर में स्पर्म की एंट्री हुई। और उसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वो हमारी वेंट्रल बन गई। उसके अलावा हमने देखा कि ग्रे क्रीसेंट की फॉर्मेशन हुई। ग्रे क्रीसेंट हमारा कौन सा एरिया था, जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन फ्यूचर में जाके शुरू होगी। तो एट द एंड अब हमें क्या मिल चुका है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस मिल चुकी हैं, ठीक है। अब एक आपको टर्म पता होगी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था रिगार्डिंग बॉटल सेल्स की बॉटल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है कि गैस्ट्रुला कब बनता है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होनी शुरू होती है, क्लीवेज होगी। क्लीवेज के बाद हमें पता है मोरुला बनता है जिसमें कोई भी कैविटी नहीं होती। मोरुला के बाद हमें बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जब गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाती है, अब जिस पॉइंट से गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है ना, उस पॉइंट को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और इसी ब्लास्टोपोर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बॉटल सेल्स बोलते हैं। सो बॉटल सेल्स आर व्हाट, दे आर द सेल्स ऑफ ब्लास्टोपोर। और यही बॉटल सेल्स इन्वेजिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और हमारा जो मेसोडर्म है उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि गैस्ट्रुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने देखा कि ग्रे क्रीसेंट का कल को हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब हमने देखनी है, अब हमने क्या देख लिया, डॉर्सल वेंट्रल हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट हमने जो देखना है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन of ectoderm, mesoderm and endoderm, ठीक है। तो चलिए ये वाला एरिया हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं एग का स्ट्रक्चर ले लूँगी। अब इस एग के स्ट्रक्चर में हमारा जो ये वाला एरिया होगा, इस सेक के स्ट्रक्चर में हमारे 3 डिफ्रेंसिएशंस हो जाएंगी। ऊपर वाला रीजन हमारा एक्टोडर्म बनवाएगा, सेंटर वाला रीजन हमारा मेसोडर्म बनाएगा
और एंड वाला रीजन हमारा एंडोडर्म बनाएगा। अब हमने ये सारी चीज़ों को बनाना है। अब ये कैसे बनेंगी, तो अब क्या होता है कि ये जो आपका एग है इसमें ब्लास्टोमियर्स हैं। अब हर एक ब्लास्टोमियर्स में कुछ सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब जो आपकी वेजिटल वाली साइड होती है ना, वेजिटल वाली साइड पे आपकी जो वेजिटल वाली साइड होती है, इस साइड पे आपको एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर एक प्रोटीन देखने को मिलता है विच इज़ वेज टी। और ये जो वेज टी होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटल साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। तो वेजिटल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, वेजिटी प्रोटीन है। अब इस वेजिटी प्रोटीन से हम क्या बनाएंगे, एंडोडर्म बनाएंगे। और ये वेजिटी जब एंडोडर्म बनाएगी, फिर ये एंडोडर्म क्या करेगी, मीजोडर्म बनाएगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि वेजिटी से कैसे एंडोडर्म बनेगा, फिर हमने देखना है कि कैसे इससे फिर आगे जाके हमारा मीजोडर्म का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा वेंट्रल वाली साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेज टी प्रेजेंट है। तो वेज टी का mRNA होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो करेगा, तो एंड पे क्या बना देगा, वेज टी प्रोटीन बना देगा। जीन्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे, वेज टी प्रोटीन बन जाएगा। अब ये वेज टी एक SOX17 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है, और ये SOX17 आगे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आगे जाकर एंडोडर्म को करते हैं स्पेसिफाई। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट पे मेरी एंडोडर्म बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे वेज टी mRNA बना, जिससे वेज टी प्रोटीन्स बने। अब इससे हमारा क्या बन गया, वेज टी बन गया। और इस वेज टी ने आगे SOX17 को एक्टिवेट किया था, जिसने हमारी एंडोडर्म को बना दिया। अब हमारा एंडोडर्म वाला पार्ट बन चुका है। अब हमने बोला नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये वेज टी मीजोडर्म को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि इसके ऊपर वाले सेल्स क्या बनाए, मीजोडर्म बनाए। तो अब ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जहाँ पे एंडोडर्म बनी है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा यही जो वेज टी जो कि एंडोडर्म में प्रेजेंट है, इट विल इंस्ट्रक्ट अबव सेल्स टू फॉर्म एंडोडर्म। अब ये कैसे करेगा, तो ये कुछ जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ये जो जीन्स होते हैं दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नोडल फैक्टर्स। कुछ नोडल फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिसमें हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 एक्टिवेट होगा, ठीक है। और ये SMAD2 आगे एक्टिवेट करेगा हमारा एक्सब्राजीन एंड ईओमीजोडर्मिन जीन, ठीक है। अब नोडल फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द पैराक्राइन फैक्टर्स। पैराक्राइन फैक्टर्स, आई होप यू नो व्हाट दे आर। तो नोडल फैक्टर्स ने आगे एक्टिवेट किया SMAD2 को, SMAD2 ने आगे एक्टिवेट किया एक्सब्राजीन को और ईओमीजोडर्मिन जीन को। अब यही दोनों जीन्स क्या करेंगे, ये दोनों फिर आगे स्पेसिफाई कर देंगे आपके मीजोडर्म को। तो अब हमारे पास एट दिस एंड एंडोडर्म भी बन चुका है और मीजोडर्म भी बन चुका है। अब इनके अलावा एक और चीज़ होती है, VG1 प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और ये VG1 भी मिलके आपके मीजोडर्म को स्पेसिफाई करता है। तो अब हमारा मीजोडर्म स्पेसिफाई हो चुका है, ठीक है। इन नोडल फैक्टर्स ने यहाँ पे क्या एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पे नोडल फैक्टर्स एक्टिवेट हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी मीजोडर्म जो है वो स्पेसिफाई हो चुकी है। तो अब हमारे पास हमारी मीजोडर्म भी बन चुकी है, ठीक है। तो नाउ वी हैव आवर मीजोडर्म एंड वी हैव आवर एंडोडर्म, ठीक है। तो नोडल सीक्रेटेड फ्रॉम द वेजिटल सेल्स, इन वेजिटल सेल्स ने क्या सीक्रेट किया, नोडल फैक्टर्स को सीक्रेट किया। जब इन्होंने नोडल फैक्टर्स को सीक्रेट किया तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गई SMAD2 की। जब SMAD2 की फॉस्फोराइलेशन हो गई, इसने हेल्प किया एक्टिवेट करने में एक्सब्राजीन को, जिसको हम ब्रैशवेरी जीन भी बोल देते हैं, और ईओमीजोडर्मिन को भी। और ये दोनों सेल्स ने उस एरिया को क्या कर दिया, मीजोडर्म में स्पेसिफाई कर दिया। और इन एडिशन एक हमारे पास VG1 का mRNA होता है, जो कि वेजिटल साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। इसके साथ मिलके इसने डॉर्सल जीन्स को और ज़्यादा क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब
अगर म्यूटेशन होती है, अब अगर हम म्यूटेशन कंडीशन की बात करें, so if there is a case of mutation in VG1 या फिर हम बोल सकते हैं नॉडल 1, तो वी विल सी कि यहाँ पे कोई सिग्नलिंग नहीं चलेगी एंड देयर विल बी नो मीजोडर्म फॉर्मेशन। तो इसका मतलब कि हमारा जो मीजोडर्म है वो टेक्निकली नॉडल फैक्टर्स और VG1 से ही स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज कि कैसे हमारा मीजोडर्म बन रहा है और कैसे हमारा एंडोडर्म बन रहा है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। होल्ड पे रख गए कि कैसे एक्टोडर्म आगे बनेगा और आगे का क्या प्रोसीजर होगा। सो वी हैव सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। अब एक एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास है डैट इज स्पीमैन की एक्सपेरिमेंट। स्पीमैन एक्सपेरिमेंट ने मेनली क्या प्रूव करने की कोशिश की थी। अब हमने पहले देखा हुआ है कि अगर तो सेल्स हमारे अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे होते हैं, अगर हमारे सेल्स अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे होते हैं तो वो यूजली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करते हैं। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अब उसने क्या किया था, उसने एक न्यूट का फर्टिलाइज्ड एग लिया। सो दिस इज़ एन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ न्यूट और इसको सेंटर में से कर दिया लाइगेट। तो ये मेरे पास न्यूट का फर्टिलाइज्ड एग था जिसको मैंने सेंटर में से क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बांध दिया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि इसका जो न्यूक्लियस था वो एक साइड पे ही कॉन्सेंट्रेट हो गया, दूसरी साइड पे इसका न्यूक्लियस नहीं है। फिर उसके बाद ये 8 सेल तक डिवाइड किया, 16 सेल तक डिवाइड किया। तो जब ये 16 सेल तक डिवाइड किया तो तब इसका एक जो न्यूक्लियस का सेल था वो इधर चला गया। ठीक है, एक जो सिंगल न्यूक्लियस था वो अनडिवाइडेड सेल में चला गया। ठीक है, और इसको और टाइट कर दिया गया, इस लाइगेचर को और टाइट कर दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पड़ा है। तो हमने थोड़े टाइम बाद जब 14 डेज़ के बाद ऑब्जर्व किया तो इधर भी हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया था। ठीक है, और इधर भी हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया था और सेंटर में जो हमारा लाइगेटर था। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक जो है वो लिटिल स्मॉल था और दूसरा जो है वो लिटिल हमारा नॉर्मल साइज़ का था, लेकिन दोनों क्या थे, आइडेंटिकल थे। ठीक है, तो इससे स्पीमैन ने क्या कंक्लूड किया, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला था कि हमारे पास क्या बने हैं, ट्विन लार्वे बने हैं। और ट्विन लार्वे का मतलब कि जो एम्फीबियन के न्यूक्लियाई होते हैं, जो एम्फीबियन के न्यूक्लियाई होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एंड ईच कैपेबल, हर एक न्यूक्लियाई कैपेबल होता है ऑफ गिविंग राइस टू एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। यही हुआ है यहाँ पे, एक न्यूक्लियस इधर चला गया था उस और एक न्यूक्लियस से ही सारा जो हमारा ट्विन का लार्वा है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब ग्रे क्रीसेंट का भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि ग्रे क्रीसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? अगर गैस्ट्रुलेशन नहीं होगी तो क्या ऑर्गेनिज्म बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 2 एग्स लिए थे, एक मैंने एग ए ले लिया और एक मैंने एग बी ले लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मेरा ग्रे क्रीसेंट सपोज बना हुआ है, यहाँ पे ग्रे क्रीसेंट बना हुआ है, यहाँ पे भी मेरा ग्रे क्रीसेंट बना हुआ है, दोनों में ग्रे क्रीसेंट है। अब उसने क्या किया, एक को तो सेंटर में से सेपरेट कर दिया। ठीक है, और दूसरे को ऐसे सेपरेट किया कि एक के पास तो ग्रे क्रीसेंट आ गया और दूसरे के पास ग्रे क्रीसेंट नहीं आया। इसमें पहले के पास भी ग्रे क्रीसेंट है, इस वाले में फर्स्ट एरिया के पास भी ग्रे क्रीसेंट है और जो सेकंड हाफ डिवाइड किया उसके पास भी ग्रे क्रीसेंट रीजन है। तो उसने देखा कि इसमें तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई कि यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया। और उसने इस केस में क्या देखा कि यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक बेली पीस का स्ट्रक्चर ही बना है। तो इससे हमें क्या पता लग गया
कि पहली क्लीवेज जिसमें ग्रे क्रीसेंट नॉर्मली और इक्वली सेपरेट हुआ है उसमें तो कंप्लीट लार्वे बने हैं, दूसरे में कंप्लीट लार्वा नहीं बना है। और ये किसकी वजह से हुए? ग्रे क्रीसेंट की वजह से। तो उसने अब बताया ग्रे क्रीसेंट का इम्पॉर्टेंट रोल, डैट जो ग्रे क्रीसेंट है इसमें क्या है, मटेरियल है जो कि गैस्ट्रुलेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। और इसी ग्रे क्रीसेंट को हमने क्या बोल दिया, इसी ग्रे क्रीसेंट को ब्लास्टोपोर लिप भी बोला गया, इसी ग्रे क्रीसेंट को स्पीमेन ऑर्गेनाइजर भी बोला गया, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, और इसी को ही गैस्ट्रुलेशन पॉइंट बोला गया, गैस्ट्रुलेशन पॉइंट बोला गया। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रे क्रीसेंट की डेवलपमेंट डिपेंड करती है इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स में, ठीक है, जब गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे होती है। और ग्रे क्रीसेंट के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो गैस्ट्रुलेशन को क्या करवा सके, ओरिजिनेट करा सके। अब देखो ग्रे क्रीसेंट की लोकेशन किधर है, डॉर्सल साइड पे है। तो इसका मतलब जो डॉर्सल वाली साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद कुछ और अगर ग्रे क्रीसेंट के मैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर के पॉइंट बताऊं तो स्पीमेन ऑर्गेनाइजर इसको क्यों बोला गया, कहते कि ये जो सेल है ना इसके अंदर जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो, एंडोडर्म बना रहे हो, एक्टोडर्म बना रहे हो, मेसोडर्म बना रहे हो, एक सिग्नलिंग सेंटर है जो कि सभी से बात करता है, सभी को बताता है कि आपने क्या बनाना है, आपने आगे क्या बनाना है, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग सेंटर है उसको हमने स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बोला। और इसी को ही आज हम क्या बोल देते हैं, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बोल देते हैं, और इसी को हम स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं। सो दे ऑल आर द सेम नेम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर के अगर मैं रोल बताऊं, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर बोल लो, ग्रे क्रीसेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ऑर्गेनाइजर ने क्या करना है, सबसे पहले तो इसने डॉर्सल एरिया को बैक बनाना है, ठीक है, और वो बेली ना बन सके इस चीज़ को देखना है। दूसरा, जो एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी ना मीजोडर्म के ऊपर, उसको न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करवाना है कि वो एक्टोडर्म से एपिथेलियम ना बन जाए, न्यूरल टिश्यू बने। तो ये सारे उसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। सो दिस वाज द स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। और स्पीमेन ऑर्गेनाइजर देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह बताऊँ आपको, ये था ना, ये एरिया देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, लिटिल मीजोडर्म साइड पे लाई कर रहा है, उसके अलावा डॉर्सल साइड पे है। इसका मतलब डॉर्सल साइड के जो मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपका बनाते हैं ग्रे क्रीसेंट या फिर ऑर्गेनाइजर। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है विच इज़ न्यूकूप सेंटर, विच इज़ न्यूकूप सेंटर। अब न्यूकूप सेंटर क्या होता है, तो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स जो आगे ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजर सारा कुछ बना रहा है, हेड टू टेल तक सब बना रहा है, पर उसको भी कौन इंस्ट्रक्ट दे रहा है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है न्यूकूप सेंटर। तो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स जो कि सिग्नल देते हैं ऑर्गेनाइजर को, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूकूप सेंटर। और न्यूकूप सेंटर जो मेनली बनाता है ना वो बीटा कैटेनिन की वजह से बनता है, ये भी हम देखेंगे। अब अगर मैं सभी को इकट्ठा करके आपको लोकेशन बताऊं, जस्ट मिनट, सो दिस इज़ द एरिया, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हुई थी थोड़ी सी, और ये शिफ्टिंग को हमने क्या बता दिया था कि ये हमारा क्या बना था, कि ये हमारा बना था ग्रे क्रीसेंट का एरिया, ठीक है, दिस इज़ अ ग्रे क्रीसेंट। अब उसके बाद न्यूकूप सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वाला एरिया है वेजिटल वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया एनिमल पोल है। अब मैंने क्या बताया था कि न्यूकूप सेंटर क्या करता है, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका न्यूकूप सेंटर रहता है, ठीक है।
और यहाँ पे आपका फ्यूचर ऑर्गेनाइज़र जो कि ग्रे क्रीसेंट के साथ पड़ा रहता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज़र इज़ अ पॉइंट जहाँ पे दो सिग्नल कन्वर्ज करते हैं। पहला सिग्नल जो ये बताएगा कि सेल्स को क्या बताना है, डॉर्सल, दूसरा सिग्नल कि वो क्या है, मीसोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया ग्रे क्रीसेंट, ये वाला पार्ट होगा आपका फ्यूचर ऑर्गेनाइज़र जो कि ऑर्गेनाइज़र बनाएगा। ग्रे क्रीसेंट के पास ही है ना ये वाला पॉइंट मीसोडर्मल, और ये वाला पॉइंट हो गया न्यूक्लियर सेंटर। क्या था न्यूक्लियर सेंटर, डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स, और ये कुछ कुछ एंडोडर्म के सेल से बनता है और कुछ कुछ मीसोडर्मल के सेल से बनता है। तो ये वाला अगर मैं एरिया को डिवाइड करूँ, सो दिस इज़ योर एंडोडर्मल एरिया, मीसोडर्मल एरिया, और ये आपका एक्टोडर्म एरिया, मतलब ये मीसोडर्म यहाँ तक लाई करेगा कुछ, ठीक है। तो दिस इज़ इट। अब उसके बाद हम करते हैं कि बीटा कैटेनिन का तो क्या रोल है। अब बीटा कैटेनिन का रोल कहाँ पे आ जाता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो अब बीटा कैटेनिन किस में होता है, WNT सिग्नलिंग में हमें देखा है कि बीटा कैटेनिन का काफ़ी जो रोल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो इस एरिया में, इसी एग में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस एरिया में ये हमारी थी एक्सिस, यहाँ पे हमारी लिटिल कॉर्टिकल रोटेशन हुई थी 30 डिग्री से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपका वेंट्रल रीजन था, ये आपका डॉर्सल था, ये आपका वेजिटल वाला पार्ट था, और ये आपका एनिमल वाला पार्ट था। अब यहाँ पे देखने को मिलता है डॉर्सल साइड पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ WNT11 डिशिवल्ड एंड GBP। अब आपको पता है अगर आपने सिग्नलिंग की है कि जो डिशिवल्ड होता है वो हीरो होता है। हीरो क्या करता है, GSK3 को इनिबिट करता होता है और बीटा कैट को एक्सप्रेस करवाता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरी जो ये वाली साइड है, इस साइड पे बीटा कैट क्या है, एक्टिव है, यही हुआ। तो इसका मतलब जो मेरी डॉर्सल वाली साइड है वहाँ पे बीटा कैट एक्टिव है। लेकिन अगर मैं वेंट्रल साइड पे बात करूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है GSK3 जो कि बीटा कैट को इनिबिट करके रखता है। तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी वेंट्रल वाली साइड है वहाँ पे बीटा कैट का एक्सप्रेशन नहीं होता, और जो मेरी डॉर्सल वाली साइड है वहाँ पे बीटा कैट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। यही हमने किया। तो इस साइड पे बीटा कैट नहीं है और इस साइड पे बीटा कैट प्रेजेंट है। अब बीटा कैट आगे क्या करेगी, वो आगे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है और कुछ ऑर्गेनाइजर्स के जीन्स को एक्टिवेट करती है, क्योंकि हमने मेनली क्या करना है, ऑर्गेनाइजर को बनाना है जिसने अपने हमारी सारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करवाना है। सो इट एक्टिवेट सर्टेन ऑर्गेनाइजर जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन करवाती है, दे आर कॉर्डिन, गूस्कॉइड, नॉगिन। ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद ये बनाते हैं ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स, और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अकेले नॉगिन को किसी एरिया में डाल दो ना, तो वो एरिया भी किसका काम करने लग जाता है, ऑर्गेनाइजर का काम करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सपोज डॉर्सल वेजिटल सेल्स को, ये डॉर्सल वेजिटल सेल्स ही ऑर्गेनाइजर बनाते हैं ना, उसको आपने किसी ऐसे सेल में डाल दिया जिसका एरिया भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया था, वो कौन सी एक्सिस बना देगी, सेकेंडरी एक्सिस बना देगी, वहाँ पे नया वाला न्यूट बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है इस नॉगिन का, कॉर्डिन का और गूस्कॉइड का, ठीक है। तो ये हमने पहली चीज़ देखी थी कैसे बीटा कैटेनिन इन्फ्लुएंस करता है। अब बीटा कैटेनिन ने क्या किया, बीटा कैटेनिन ने मेनली हमारे ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर VG1 नहीं है, नॉडल नहीं है, तो आपका मीसोडर्म नहीं बनेगा। अगर बीटा कैट वगैरह नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजर जीन्स नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बीटा कैट ने क्या किया है, बीटा कैट ने आपके नॉडल रिलेटेड प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाया है जिसने आगे ऑर्गेनाइजर को बनाना है, ठीक है। और हमने किया था कि वेज टी
और VG1 ने भी नोडल फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाया था। और क्या बनाया था इन्होंने, मीजोडर्म बनाया था। मीजोडर्म में भी कौन सी साइड की मीजोडर्म बनाई थी, वेंट्रल मीजोडर्म बनाई थी। तब देखो, अब ऑर्गेनाइजर का मेन काम मैंने क्या बताया, उसका काम क्या था, मेनली एक्टोडर्म को सिंथेसाइज करना। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमने देखना है एक्सप्रेशन ऑफ XNR जीन। अब ये हमारी क्या चीज़ है, देखो इसको भी हम कर लेते हैं। अब अगर हम मीजोडर्म का इतना इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मीजोडर्म को हम 3 एरियाज में बोल देते हैं। एक हमारा एरिया हो जाता है 1 2 3, ये हो गया हमारा वेंट्रल मीजोडर्म, ये सेंटर वाला, और ये हमारा हो गया डॉर्सल, सॉरी वेंट्रल सही बोला मैंने, ये हमारा हो गया सॉरी ये वाला, दिस वाज आवर वेंट्रल एरिया, दिस वाज आवर डॉर्सल एरिया, ये हमारा डॉर्सल मीजोडर्म हो गया, और ये हमारा वेंट्रल मीजोडर्म हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इन तीनों का कैसे पता लगता होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आती है एक XNR जीन की। अब ये क्या चीज़ बता दी मैंने, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे XNR कम है, यहाँ पे XNR लिटिल मॉडरेट है, और यहाँ पे XNR का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर XNR ज़्यादा है, VEG1 है, VEG-T है, VG1 है, बीटा कैट है, इन्होंने क्या बनाया था, डॉर्सल, तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज़ आवर डॉर्सल मीजोडर्म, दिस इज़ आवर डॉर्सल मीजोडर्म। और ये वाला जो एरिया है जहाँ पे XNR कम रहता है, इस साइड पे बीटा कैट तो नहीं मिलता, पर BMP4 ज़रूर मिलता है, जो कि बीटा कैट को इनिबिट करके रखता है और GSK3 भी इनिबिट करके रखता है। तो ये वाली साइड हमारी क्या बनाती है, ये हमारी बनाती है वेंट्रल मीजोडर्म। अब ये स्पेसिफिकेशंस हम थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें पता लग सके। ठीक है, तो मीजोडर्म जो है वो स्पेसिफाइड होती है XNR के ग्रेडियंट से, तो हम बोल सकते हैं दैट मीजोडर्म is specified by XNR gradient। अगर आपका XNR ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर XNR ग्रेडियंट कम है तो वेंट्रल बन रही है, BMP4 है उसके साथ, XNR ग्रेडियंट है, WNT8 भी इधर देखने को मिलेगा। अगर XNR ज़्यादा है, गूस क्वाइड है, बाकी मीजोडर्मल जीन्स है, तो वो क्या बना देगा, ऑर्गेनाइजर बना देगा। अब ऑर्गेनाइजर के फंक्शंस तो आपको पता ही है, एक्टोडर्म को न्यूरल ट्यूब में बनाना, गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट को वो करवाना, अपने आप को सेल डिफ्रेंशिएट करवाना। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें अब हमने कर लिया। तो अब देखो, यूजली आपका सारा हो गया, आपने मीजोडर्म भी बना ली, उसके 2 एरियाज़ के बारे में भी बता दिया, वेजिटल पोल के बारे में पता लग गया, एनिमल के बारे में पता लग गया, वेंट्रल के बारे में पता लग गया, डॉर्सल के बारे में पता लग गया। अब ये चीज़ हमने क्यों स्टडी की है, देखो इसके ऊपर है एक्टोडर्म, इसके ऊपर है एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म का क्या काम था, एक्टोडर्म की फेट होती है न्यूरल टिश्यू बनाना, तो यही चीज़ अब यहाँ पे होगी। इस एक्टोडर्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक तो ये वाली साइड वाली एक्टोडर्म है जहाँ पे BMP4 है, XNR का कम अमाउंट है, और एक साइड पे कौन सी एक्टोडर्म है, और एक साइड पे वो वाली एक्टोडर्म है जिसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, जिसको मीजोडर्म इन्फ्लुएंस करेगा, ऑर्गेनाइजर इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो अब दोनों जगह पे क्या क्या होगा, देखो दिस इज एरिया A ऑफ एक्टोडर्म एंड दिस इज एरिया B ऑफ एक्टोडर्म। तो देखो आगे क्या होगा, अब जो एरिया A ऑफ एक्टोडर्म है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे BMP4 प्रेजेंट है, वहाँ पे BMP4 प्लस एक्टोडर्म मिलके क्या बना देंगे, एपिडर्मिस बना देंगे, क्योंकि इसके नीचे तो ऑर्गेनाइजर का ग्रेडियंट है ही नहीं। अब जो B वाला पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे तो BMP4 नहीं है, वहाँ पे तो आपका BMP4 नहीं है, वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स प्लस आपका ये एक्टोडर्म, ये मिलके क्या बनाएगा, जो आपकी फेट है दैट इज़ नर्वस सिस्टम, न्यूरल ट्यूब बना देगा, ये न्यूरल टिश्यू बना देगा, दिस विल फॉर्म न्यूरल टिश्यू। तो देखो कैसे ऑर्गेनाइजर के बेसिस से ये सब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स हैं,
इसकी वजह से क्या बन गया हमारा, ये वाला जो एरिया है ये न्यूरल वाली साइड बन गई और ये वाला जो एरिया है ये एपिडर्मिस वाली साइड बन गई। समझ आया? चलो एक बार हम ऐसे करते हैं, सभी को एक जगह पे रख के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। चलो अब आप रिवाइज करना साथ साथ। सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपके पास कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है और एक आपके पास क्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलती है, लिटिल रोटेशन। ये रोटेशन का एरिया बना देते हैं हम। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि अगर आप खुद की राइटिंग से नोट्स पढ़ते हैं ना, और ये डेप बायो थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट और रट्टे वाली है, क्रैमिंग वाली है, तो इट्स बेटर कि आप नोट बनाओ। नोट से आपको थोड़ा सा अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। आई गेस इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, बट चलो सार लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारी 30 डिग्री शिफ्ट की थी। यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन बना था, यहाँ पे हमारा बना था ग्रे क्रीसेंट वाला रीजन, तो ये हमारा ग्रे क्रीसेंट वाला रीजन हो गया। फिर हमने बोला था कि नीचे हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्रे क्रीसेंट से हमारी गैस्ट्रुलेशन शुरू होगी और ऑर्गेनाइजर रीजन बनेगा। फिर हमने बोला कि ऑर्गेनाइजर रीजन को भी आगे कौन स्टिमुलेट करता होता है, ऑर्गेनाइजर रीजन को भी हमारा न्यूक्लियर सेंटर स्टिमुलेट। तो न्यूक्लियर सेंटर हमारा कुछ यहाँ पे था, डॉर्सल वाली साइड पे। फिर हमने देखा था कि जहाँ पे हमारा योग कंटेंट होता है वो वाली साइड कौन सी होती है, वेजिटल वाली साइड होती है। ऊपर वाली साइड हमारी एनिमल हेमिस्फीयर होती है। यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो रही थी, तो ये वाली साइड हमने क्या बोलती थी कि ये वाली साइड हमारी वेंट्रल हो गई है। और जहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं होती वो वाली साइड हमारी डॉर्सली स्पेसिफाइड हो गई थी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने वेंट्रल डॉर्सल के बाद देखा कि कैसे एक्टोडर्म बन रहा है, कैसे मीजोडर्म बन रहा है और कैसे एंडोडर्म बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि VG1 और वेजिटी की वजह से क्या हो रहा है, SOX17 की एक्टिवेशन हो रही थी, जिसकी वजह से ये एंडोडर्म बन रहा था। फिर ये वाले एंडोडर्म और VG1 और वेजिटी1 ने क्या स्पेसिफाई किया, मीजोडर्म के सेल्स को स्पेसिफाई किया। फिर उन्होंने मीजोडर्म बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नोडल फैक्टर्स को एक्टिवेट कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ नोडल फैक्टर्स, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे SMAD2 की एक्टिवेशन हुई थी, उससे ब्रैशोरी जीन की एक्टिवेशन हुई थी, ईओ मीजोडर्मिन जीन की एक्टिवेशन हुई थी, जिससे हमारा मीजोडर्म स्पेसिफाई हुआ था। उसके अलावा हमने देखा था कि बीटा कैटेनिन की कंसंट्रेशन जो हमारी ये वाली साइड है, इस साइड पे बीटा कैट का अमाउंट हमें ज़्यादा देखने को मिला था, और जिसकी वजह से हमारे जो स्पीमेन ऑर्गेनाइजर के जीन्स थे, कॉर्डिन इम्पॉर्टेंट वन, कॉर्डिन हो गया, नॉगिन हो गया, ये सारे गूस्कॉइड हो गया, ये सारे एक्टिवेट हुए थे, जिसने हमारे स्पीमेन ऑर्गेनाइजर को एक्टिवेट किया था। तब मीजोडर्म बन गई। उसके बाद हमने एक्टोडर्म बनाना था। एक्टोडर्म कैसे बना था कि ये वाले सारे जीन्स प्लस एक्टोडर्म मिलके क्या बना रही थी, न्यूरल टिश्यू। और इधर वाली साइड पे क्योंकि ऑर्गेनाइजर जीन्स नहीं है और यहाँ पे बीटा कैट भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, BMP4 था, तो इसने ऊपर वाली साइड को क्या बना दिया था, ये वाली जो हमारा एरिया है इसको एपिडर्मिस बना दिया था, और ये वाला एरिया हमारा बन गया था इधर न्यूरल टिश्यू। सो दिस वॉज इट। मेनली फ्रॉग की डेप बायो में हमने क्या किया, हमने एक्सिस को डिटरमाइन किया। उसके अलावा हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजर के प्रोटीन्स रहते हैं। म्यूटेशन केसेस के बारे में देखा, नॉगिन का रोल देखा जो कि डॉर्सल साइड पे है, ऑर्गेनाइजर के जैसे फंक्शन करता है, और ये मीजोडर्म को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो डॉर्सली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी सेल को आपने यूजुअली स्टार्टिंग से उसकी एक्सेस स्टिमुलेट करवानी हो, अकेला ऑर्गेनाइजर जीन डाल दो या फिर अकेला नॉगिन डाल दो, इट विल बी स्पेसिफाइड, ठीक है। इफ़ यू वांट कि ऐसी मोर वीडियोस हमारी तरफ से आएँ और हम थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे से आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें, सो डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।